तो बेटा आज की हमारी क्लास रिप्रोडक्शन के सेकेंड पार्ट की है और जो हमारे टॉपिक्स हैं आज के फिलहाल पहला टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या थी, ये सब चीजें। अब देखो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन आते हैं। तो सबसे पहले फिजन पढ़ेंगे हम, फिर पढ़ेंगे बडिंग, देन स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो देखो सबसे पहले टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों वो है आपका फिजन। फिजन में क्या होता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट होता है। तो ये आपका फिजन दो तरीके का होगा, एक होगा बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन हमारा क्या है, इसमें ना जो पेरेंट सेल है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ठीक है, कि जो हमारा पेरेंट सेल है ये वाला पेरेंट सेल, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या होता है, देखो पहले तो मैं बता दूं बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो दो न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाता है। बाइनरी फिजन में बाइनरी का मतलब दो होता है और फिजन का मतलब टूटना। तो बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है कि पेरेंट सेल दो न्यू ऑर्गेनिज्म या दो न्यू सेल्स में टूट जाता है। तो ये रहा हमारा पेरेंट सेल। अमीबा का एग्जांपल है बेटा ये अमीबा का। तो अमीबा का जो पेरेंट सेल है सबसे पहले उसके न्यूक्लियस में इलोंगेशन शुरू होता है, खिंचाव पैदा होना शुरू होता है, न्यूक्लियस खिंचने लगता है, लंबा होने लगता है, ठीक है। और जब न्यूक्लियस लंबा होने लगता है तो वो दो न्यूक्लियस बनाता है जिन्हें हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई। धीरे धीरे बनाना शुरू करता है। फिर देख रहे हो आप यहाँ पे दो न्यूक्लियस ने अपना अपना साइटोप्लाज्म और अपना अपना न्यूक्लियस अलग कर लिया है, ठीक है। फिर ये और थोड़ा सा खींचते हैं, ठीक है, इनमें ये जो इलोंगेशन है वो और ज्यादा होती है। फिर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होकर न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होकर न्यू ही कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल आपको दे देते हैं। तो इस टाइप की फिजन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन और ये अमीबा का था, ठीक है। ऐसा ही बाइनरी फिजन जो है आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, लेशमानिया में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। तो लेशमानिया देखो, लेशमानिया में क्या होता है, तो यहाँ पे जब तुम अमीबा का देख रहे थे कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं था जहां से न्यूक्लियस में डिवीजन शुरू हुआ। न्यूक्लियस में कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं था ना जहां से वो डिवीजन शुरू हुआ। लेकिन अगर हम लेशमानिया की बात करते हैं तो ये कुछ हमारा लेशमानिया है। तो इसमें डेफिनेट ओरिएंटेशन से जिसे हम विप लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे हम विप कहते हैं, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसे हम विप कहते हैं। इससे इस विप से जो है वो डिवीजन स्टार्ट होता है, फिजन स्टार्ट होता है। तो इसे लिख देते हैं विप, WHIP, ये विप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो देखो पहले ये विप लाइक स्ट्रक्चर पेरेंट लेशमानिया का था, सबसे पहला डायग्राम ए पेरेंट लेशमानिया। फिर क्या होता है कि पेरेंट लेशमानिया का ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर है वो अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करता है, डबलिंग शुरू हो जाती है उसकी। फिर ये धीरे धीरे जो विप लाइक स्ट्रक्चर है दूसरा वाला वो बढ़ने लगता है। उसी के साथ साथ न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, खुद को डिवाइड करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। फिर अब न्यूक्लियस ने खुद को स्प्लिट किया यहाँ पे। फिर अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए, आपस में अलग हो चुके हैं। और इसी तरीके से आपका विप लाइक स्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि जहाँ पे दोनों विप लाइक स्ट्रक्चर जो है पेरेंट के साइज के हो जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है एक दूसरे से काफी दूर हो चुका होता है। फिर ये दोनों जो लेशमानिया है आपस में स्प्लिट हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ, एक लेशमानिया से दो लेशमानिया मिली, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। तो लेशमानिया में भी हमको क्या देखने को मिलता है बेटा, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, ठीक है। और लेशमानिया जो है काला अजर नाम की बीमारी फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज काला अजर, ठीक है। काला अजर नाम की बीमारी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हिंदी भाषा में से दिमागी बुखार कहा जाता है वैसे तो, ठीक है। अब बात आती है मल्टीपल फिजन की। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, देखो फिजन का मतलब टूटना,
ठीक है। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल दो में ना होकर मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, पेरेंट सेल जो है बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। और मल्टीपल फिजन जो है आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलती है। प्लाज्मोडियम, अभी प्लाज्मोडियम क्या है कि ये आपका मलेरियल पैरासाइट है। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट है। अब तुम कहोगे सर मलेरिया तो मच्छर की वजह से होता है। नहीं भाई, मच्छर तो एजेंट है, लेकिन जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मलेरिया हो रहा है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मच्छर उस प्लाज्मोडियम को तुम्हारी बॉडी में डाल के जाता है। ठीक है, तो अब वो कहाँ से लाता है? तो मच्छर नाली वगैरह में पैदा होते हैं, वहीं खाते पीते नहाते धोते हैं ना। फिर वो मच्छर जब अपना दोबारा से नाली में जाता है तो बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो है उस गंदगी में उसकी बॉडी में चिपक जाते हैं। फिर वो मच्छर तुम्हारे खून को चूसता है। तो वो क्या करता है, जब वो तुम्हारे खून को चूसने जाता है तो वो जो प्लाज्मोडियम लेके आया था वो तुम्हारे खून में डाल देता है और खून तुम्हारे बॉडी से निकाल के लिए चला जाता है। ठीक है, देखो मल्टीपल फिजन में होता क्या है कि ना एक न्यूक्लियस के बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनमें से क्या होते हैं, धीरे 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 करके छोटे छोटे प्लाज्मोडियम्स बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स फिर जो है इसको मेन वॉल को रप्चर करके जो है बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और जब ये प्लाज्मोडियम बाहर आते हैं ना तो आपको मलेरिया में बुखार आता है ठंड देकर। जब प्लाज्मोडियम जो है इस मेन वॉल को तोड़कर बाहर आते हैं तभी आपको देखा होगा मलेरिया के टाइम पे बुखार आता है ना, ठंडी कपकपी वाला बुखार। वो किस वजह से होता है? जब ये प्लाज्मोडियम जो है ये वॉल्स को तोड़कर, ठीक है, ये साइजोंट वॉल को तोड़कर बाहर आते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, आपको जो है बुखार की फीलिंग आती है, ठंड देकर बुखार आता है। फिर अगले टाइप का जो हमारा रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है ना, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो खुद को दो फ्रेगमेंट में या दो स्मॉलर पीसेस में तोड़ता है। ठीक है, खुद को दो स्मॉलर पीसेस में तोड़ता है। कब? जब वो खुद मैच्योर हो जाता है, ऑन मैच्योरेशन। फिर क्या होता है, ये रहा आपका पेरेंट स्पाइरोगाइरा। ये क्या करता है, खुद के खूब सारे टुकड़े कर देता है। देखो एक टुकड़ा ये किया, एक ये किया, एक ये किया। फिर ये टुकड़े बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे। फिर जब ये पेरेंट बन जाते हैं फिर ये खुद के 3-4 टुकड़े कर लेते हैं, और ऐसा चलता रहता है। सेकेंड्स में बहुत सारा धमाकेदार, मतलब बहुत सारे खुद को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। और हर फ्रेगमेंट से फिर से एक न्यू इंडिविजुअल जो है डेवलप होगा। और आपको ये मोड जो है फिलामेंटस एल्गे, ऐसे एल्गे में देखने को मिलेगा जिनमें फिलामेंट्स होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें देखने को मिलेगा। तो इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? स्पाइरोगायरा। देखो अब हमारा सवाल ये आता है कि क्या इस तरीके से सेल बाय सेल जो डिवीजन हम देख रहे हैं, अभी हमने दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखा, एक फ्रेगमेंटेशन देखा, एक फिजन देखा। हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म खुद को सेल बाय सेल डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसा कर सकते हैं? बेटा नहीं, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सेल बाय सेल डिवीजन नहीं कर सकते। रीजन क्या है? हम रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं है, कहीं पे भी किसी भी टाइप का सेल हमारी बॉडी में नहीं। हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में स्पेशल तरीके के सेल है। हाथ में अलग तरीके के सेल है, पैर में अलग है, पेट में अलग है, पीठ में अलग, कान में अलग है, आंख में अलग है ना। हर तरीके के अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर तो ये हो नहीं सकता रीजनरेशन, हमारे अंदर रीजनरेशन पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपना हाथ काट लें तो हाथ से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि भैया हाथ के टाइप ऑफ सेल्स अलग है ना। तो हमारे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल बाय सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। हमारे रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल तरीके के सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। वो तो खैर हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर हम लोग सेल बाय सेल डिवीजन नहीं कर सकते और न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब अगला टॉपिक आता है हमारा रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है जिससे कि वो अपने लॉस्ट पार्ट या कट किए हुए पार्ट से, ठीक है, लॉस्ट पार्ट या कट किए हुए पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर दे, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप कर दे।
ठीक है। और वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? तो उनके पास हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनके पास रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है खुद के लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास उस तरीके के हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनके पास रीजनरेट करने की कैपेसिटी है। हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए हमारा कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो वापस नहीं उगता है, ठीक है, रीजनरेट नहीं होता है। तो अब क्या होता है ना, हमारे किसी भी लॉस्ट पार्ट से, कट वाले पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो रहा ना। देखो, लेकिन नेचर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऐसा कर लेते हैं। देखो, एक तुमने छिपकली भी देखी होगी। छिपकली ना जब डर जाती है तो उसकी पूंछ टूट जाती है, तो तुम्हें लगता है उसकी पूंछ टूट गई तो बंडी हो जाएगी। बंडी समझते हो? इसकी पूंछ नहीं होती। जैसे कि वो डॉबरमैन वाला डॉगी होता है ना, देखा, पीछे उसकी पूंछ नहीं होती, तो उसे हमारे यूपी में तो बंडी बंडी कहा जाता है, बंडा या बंडी। तो वो ना छिपकली वैसी नहीं रहती। 3-4 दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद उसकी दोबारा से ना पूंछ आ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पूंछ में रीजनरेटिव सेल्स हैं, तो खुद को दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है, वो पार्शियल रीजनरेशन है। सिर्फ पूंछ ही वापस आती है, उस पूंछ से नया छिपकली नहीं आता, और वो कटी हुई पूंछ की जगह नई पूंछ नहीं आती। पार्शियल रीजनरेशन। आपको फुल रीजनरेशन कहां देखने को मिलेगा? प्लेनेरिया में या हाइड्रा में। होता क्या है कि देखो, ये हमारी एक मेन प्लेनेरिया थी। हम इसके जितने टुकड़े करेंगे, हर टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, और फिर एक स्टेज पे आके हर टुकड़े से नया फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पे हमने क्या किया था, मुंडी काट दी। तो मुंडी से, ये मुंडी काट के ना, देखो नीचे से नया ऑर्गेनिज्म आ रहा। फिर बीच में से पेट काट दिया। पेट के अलावा जो बची चीजें हैं वो देखो डेवलप होने लग गई। फिर देखो नीचे इधर पैरों वाला रीजन है। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मुंडी पैर नहीं है सर। ठीक है, तो अब देखो, पैर छोड़ के बाकी चीजें रीजनरेट होने लग गई हैं। इधर से कोई बच्चा कह देगा सर ये वाली चीज तो उसकी जीभ है, ये देखो जीभ सी लग रही होगी उसको, है ना? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्लेनेरिया में क्या होता है कि जितने पीसेस करोगे, हर पीस जो है एक नए ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, और प्लेनेरिया इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके पास इस तरीके की स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स है। ठीक है, छिपकली में पूरी पूंछ से नई छिपकली नहीं आती है, पार्शियल रीजनरेशन होता है छिपकली में। ठीक है, चलो अब हमारा अगले टाइप का जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो है बेटा बडिंग। बडिंग में क्या होता है ना कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक आउटग्रोथ, जिसे हम बड कहते हैं, वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर रिपीटेड सेल डिवीजन हो रहा होता है। एक स्पेसिफिक साइड पे बहुत ज्यादा सेल खुद को डिवाइड कर रहे होते हैं। जब बार बार सेल डिवाइड कर रहे हैं तो नए नए सेल्स बनते जाएंगे। अब देखो, जैसे कि हमारा ये पेरेंट ईस्ट है, ये ईस्ट में बडिंग समझा रहा हूँ, ये पेरेंट ईस्ट है हमारा। ठीक है, अब पेरेंट ईस्ट के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मान लो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन होने लगे, तो यहाँ पे एक नया तुम्हें स्ट्रक्चर दिखने को मिल जाएगा, है ना? जैसे सिंचैन को मार पड़ती है तो उसका फोड़ा निकल आता है, तो वैसे ही क्या होता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो रही होती है, जिस सेल डिवीजन की वजह से हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं बड। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, जो मैंने रेड से मार्क किया है, हमारा बड बनने लगता है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा है, यानी बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे बड बड़ा होने लगता है। ठीक है, बड क्या होता है? बड़ा होने लगता है। तो अब बड के अंदर खुद का न्यूक्लियस भी डेवलप होने लगता है, और बड अपना साइटोप्लाज्म सेल का कंटेंट भी अलग करने लगता है ना? सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो अपना सब सेल कंटेंट धीरे धीरे बड अलग करना लगता है। फिर ये बड़ा बड और बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, और फाइनली एक ऐसा स्टेज आता है जब वो अपने पेरेंट के बराबर हो जाता है, तो वो खुद को पेरेंट से डी अटैच कर लेता है। ठीक है, पेरेंट सेल से डी अटैच कर लेता है। कभी कभी तो एक ही बर्ड बनता है, लेकिन कई केसेस में मल्टीपल बर्ड्स बन जाते हैं। तो हर एक बर्ड से क्या होगा? नया आपको ईस्ट देखने को मिलेगा। तो ये ईस्ट में बर्डिंग थी। ठीक है, तो बर्ड बड़ा हो जाता है तो बड़बड़ाने लगता है। फिर चलो, अब तो जब ईस्ट का बर्ड उसके पेरेंट साइज के इक्वल हो जाता है, तो वो क्या करता है? अपने आप को डिटैच कर लेता है पेरेंट से और इंडिविजुअली ग्रो करने लगता है।
ठीक है, जैसे अमेरिकन कल्चर में भी आपने देखा होगा, जब बच्चे पेरेंट्स के बराबर होने शुरू हो जाते हैं हाइट में, तो वो खुद को पेरेंट्स से अलग कर लेते हैं और अलग रहने लग जाते हैं, अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं। ठीक है, चलो अभी हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है? तो हाइड्रा में भी किसी पर्टिकुलर साइट पे एक रिपीटेड सेल डिवीजन होती है। जैसे ये देखो, हमारा पेरेंट हाइड्रा था, इसमें इस साइट पे ना सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है, मल्टीपल सेल डिवीजन। तो इसमें से एक बर्ड निकलने लगता है, ये फिर बर्ड और बड़ा होता है, फिर ये बर्ड और बड़ा होता है, ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है, फाइनली वो अपने पेरेंट के जैसा हो जाता है और पेरेंट से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा बर्डिंग होती है इनमें। ठीक है, इस तरीके से हमारी इनमें बर्डिंग होती है। और ये खुद को पेरेंट से कब डिअटैच करते हैं? जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, और फिर खुद को एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ऐसा आपको हाइड्रा में देखने को मिलता है और फिर ईस्ट में भी देखने को मिलता है। तो बेटा अगले टाइप का जो है हमारा, वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर्स क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। ठीक है, अब ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, स्पॉन्जियम, बस्ट और मैचुरेशन। देखो, तुमने कभी ब्रेड के ऊपर देखा होगा ना, ग्रीन ग्रीन कलर के वो काई, जिसे हिंदी में कहते हो, ग्रीन ग्रीन कलर की फंगस जमा होने लगती है। ठीक है, तो उसी फंगस को अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो तुम्हें देखेगा कि उनके बिल्कुल ऊपर ना डंडी से जो बनी होती है, डंडी के ऊपर बहुत छोटी सी माइन्यूट सी ना ऐसी बॉल स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं ब्लॉब। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ब्लॉब। इस ब्लॉब के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर्स। और ये जब ब्लॉब बड़ा होता है, बड़ा होके फट जाता है, बड़ा होके क्या होता है? फट जाता है। तो अभी इन स्पोर्स को ना, जब ये ब्लॉब के अंदर है छोटे छोटे, तो स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। लेकिन जब ब्लॉब मैच्योर होता है, ठीक है, स्पोरेंजियम बड़े होते हैं, तो बड़े होके ब्लॉब को फाड़ देते हैं और ये देखो स्पोर्स की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। स्पोर की फॉर्म्स में क्या होता है बेटा? ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, और यही स्पोर्स जब मिट्टी पानी वगैरह को पाते हैं, तो दोबारा से इनमें से नया जो है, इनको ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती है, मतलब इनकी मर्जी के अनुसार जो इनको कंडीशंस मिलती है, तो दोबारा से खुद की नई फैमिली बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब खुद ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब डिजायर्ड कंडीशंस क्या क्या होती हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स के लिए, स्पोर बनने के लिए? तो मॉइस्चर चाहिए होता है, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसा कि जून जुलाई में देखने को मिलता है। मॉइस्चर भी अच्छा खासा होता है और जो है टेम्परेचर भी मॉडरेट होता है, और ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस। तो देखा होगा लोगों ने, जो लेदर की जैकेट्स होती हैं उन पे धीरे धीरे फंगस जमा होने लगता है। ठीक है, या फिर कभी धोखे से ब्रेड ब्रेड कभी सिंक विंक के नीचे छोड़ देना, फिर देखना उसके ऊपर भी स्पोर्स आने लग जाते हैं। तो अब तुम्हें ना ये स्पोर फॉर्मेशन किस में दिखता है? राइजोपस में, ब्रेड माउल्ड। राइजोपस क्या है हमारा? ब्रेड माउल्ड। तो आपको स्पोर फॉर्मेशन ब्रेड माउल्ड में देखने को मिलती है। ठीक है, ब्रेड माउल्ड। अब हमारे जो नेक्स्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? इसमें हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, जिसे रूट, स्टेम और लीफ कहा जाता है। प्लांट में दो तरीके के पार्ट होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक वेजिटेटिव पार्ट होता है। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर, और उसके अलावा जो दूसरे पार्ट हैं जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, ये हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो तरीके का होता है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, ठीक है, जिसमें इंसान की बहुत कम ही जरूरत पड़ती है, ना कि बराबर जरूरत पड़ती है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि नए प्लांट को हम लोग स्टेम, रूट या लीफ से नेचुरली ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, नेचुरली ग्रो हो जाता है। नेचर में तुमने कई बार देखी होंगी, कुछ चीजें अपने आप खुद ही ग्रो होने लगती हैं। ठीक है, तो जब नया प्लांट स्टेम, रूट या लीफ से ग्रो होता है, किससे? स्टेम, रूट या लीफ से ग्रो होता है नेचुरली, खुद से, तो हम बोलते हैं ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो भैया स्टेम से कौन कौन से प्लांट को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो? जिंजर,
पोटैटो, शुगर केन, रोज। रूट से किसको कर सकते हो? डहीला, स्वीट पोटैटो, डेलबेर्जिया, ठीक है। और लीफ से किस किस प्लांट को ग्रो कर सकते हो? ब्रायोफाइलम, जिसे हिंदी में ब्रह्म कमल कहा जाता है, ठीक है। तो देखो भैया, जिंजर का समझो, ये आपकी जिंजर होती है। जिंजर के ऊपर ना छोटे छोटे से ना बाल नुमा स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से बाल नुमा स्ट्रक्चर बनने लगता है। ये जब स्ट्रक्चर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस में, जैसे कहीं मॉइस्ट जगह पे रख दिया, ठीक है, मिट्टी मिल गई थोड़ी सी मॉइस्ट जगह में, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ना लीफ सा स्ट्रक्चर निकलने लगता है, ठीक है। लीफ सा स्ट्रक्चर निकलने लगता है, धीरे धीरे ये खुद से बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसके बीज नहीं होते हैं। पटेटो में क्या होता है? आपने पटेटो में देखा होगा, पटेटो में कुछ इस तरीके से धारियां सी होती हैं, छोटे छोटे से निशान होते हैं, उन्हें हम आईज कहते हैं। देखे होंगे पटेटोस पे इस तरीके से ना, ये हमारे गोल आई होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं? आईज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो बेटा इन्हीं आईज से क्या होता है, धीरे धीरे जो है ना, इसमें से छोटा छोटा सा पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। छोटा सा पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है, और वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। जब वो इस साइज का होता है तो हम इतने पर्टिकुलर पार्ट को काटते हैं और जमीन में डाल देते हैं। ऐसे एक ही पोटैटो पे बहुत सारे ऐसे ना इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, ग्रीन वाले स्ट्रक्चर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उतना पार्ट काटा, जमीन में डाला, उतना पार्ट काटा, जमीन में डाला, ठीक है। तो तो देखो, पोटैटो से हमारा क्या होता है भैया? तो पोटैटो इस तरीके से, सॉरी, बेसिकली पोटैटो आई से जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है, रिप्रोड्यूस करता है। ऐसे गन्ने का रहता है भैया, शुगर केन का। शुगर केन के ऊपर भी इंटरनोड, नोड्स, बर्ड्स वगैरह होती हैं, ठीक है। उन्हीं बर्ड से छोटा सा पौधा निकलने लग जाता है, उसे हम जमीन में डाल देते हैं और फिर उससे एक बड़ा पौधा निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसमें से जड़े वड़े भी आने लग जाती हैं। रोज के केस में क्या होता है? तो रोज के केस में हम उसकी थोड़ी सी स्टेम, ये देखो अभी तक ये चार जो समझा रहा था ना, जिंजर, पोटैटो, शुगर केन और रोज, ये स्टेम होती है। तो रोज की हम स्टेम का थोड़ा सा पार्ट काटते हैं और जमीन में डाल देते हैं, तो कुछ पानी वानी देते रहते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उसमें से पत्तियां वत्तियां आने लगती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें से पूरा फूल वूल ही निकलने लगता है, वो ओरिजिनल रोज प्लांट के जैसा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि इन केस ऑफ जिंजर, पोटैटो, शुगर केन, रोज, a part of their stem is cut, इनकी स्टेम का कुछ पार्ट कट कर लेते हैं और सोन इनटू सॉइल, सॉइल में डाल देते हैं, और उनमें से एक नया प्लांट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, ऐसे रूट से कौन से नए प्लांट्स उगते हैं? तो बेटा जो आपका तुमने सुना होगा, स्वीट पोटैटो रूट होती है, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो की जड़ों में से क्या बोलते हैं, नया प्लांट ग्रो किया जाता है। ऐसे ही डहीला, वो देखो साइड में मैंने डहीला का वो लगा रखा है, सुंदर सा पिक्चर। इनकी भी जड़ों से ना नया पौधा आने लगता है, ठीक है। फिर उन्हीं जड़ों को क्या बोलते हैं, नए गमले में डाल के उगा देते हैं, और वो गमला आपको दे दिया जाता है, आप फिर उसको अपने गार्डन वगैरह में लगाते हैं, देखा होगा बड़ा सुंदर सुंदर। जनरली एक प्लांट पे एक ही फूल आता है, ठीक है। कभी कभी दो तीन मल्टीपल्स भी आते हैं, मतलब मोस्टली तो एक ही आता है, और बहुत बड़ा आता है, सुंदर सा फूल होता है। कभी कभी तो, अभी तुम्हें यहाँ सिर्फ ऑरेंज दिख रहा होगा, एक ही फूल पे मल्टीपल हल्के हल्के कलर के पैचेस होते हैं, ठीक है। फिर ऐसा कौन सा प्लांट है जो लीफ से रिप्रोड्यूस करता है? तो ब्रायोफाइलम। देखो, ब्रायोफाइलम की पत्ती बड़ी सी होती है, पूरी जो तुम्हें दिख रही होगी ना, ग्रीन ग्रीन सी पत्ती, उस पत्ती के कॉर्नर पे भी छोटी छोटी पत्तियां ग्रो करने लगती है, जिसे लीफ नॉचेस कहते हैं। अब यही लीफ नॉचेस एक टाइम के बाद गिर जाती हैं जमीन में, और उनसे उन्हें जमीन में गिर जाती है, उन्हें मिट्टी पानी मिल जाता है, और फिर वो ग्रो करके नया प्लांट में कन्वर्ट कर जाती है, खुद को कन्वर्ट कर लेती है। फिर बात आती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये तो खुद से हो रहा था, आप कहोगे सर खुद से कहाँ होता, आदमी करता है, लेकिन आदमी इधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, टहनी काटी डाल दिया, आलू का वो जहां से बड निकल रहा है वो काटा डाल दिया, है ना। ये देखो ना, ब्रायोफाइलम का लीफ खुद ही गिर गई, है ना। स्वीट पोटैटो का भी हमने जड़ काटी और डाल दिया, ज्यादा हमने उधर साइंटिफिक वो नहीं, तरीके नहीं अपनाए हैं। लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, इंसान जो है कमर्शियली ग्रो करता है। न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव पार्ट्स,
न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, इसमें भी न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स से, लेकिन ह्यूमन बींग्स की मदद से और कमर्शियली प्रॉफिट कमाने के लिए। इसमें 3 तरीके के मेथड आते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो कटिंग में क्या होता है, मैंने तुम्हें ऊपर बता दिया था, जैसे कि रोज का पार्ट ऑफ रोज कट किया, स्टेम डाल दी, आलू का थोड़ा सा पार्ट कट किया, जमीन में डाल दिया, है ना। तो कटिंग में कुछ नहीं करना, कि जैसे आलू वाला सीन बताया था ना, आलू में जो छोटा सा पौधा निकल रहा था, कट किया, जमीन में डाल दिया, रोज की स्टेम कट की, जमीन में डाल दी, इसे कहते हैं कटिंग। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग समझो जरा। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट्स की हम क्या करते हैं, स्टेम्स लेते हैं, लेकिन एक ही टाइप का प्लांट होना चाहिए। एक ही टाइप का मतलब दोनों रोज के ही होने चाहिए या दोनों मैंगो के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने एक रोज और गुआवा का डाल दिया, नहीं, सेम ही होने चाहिए। और उनको ना एक प्रॉपर वे में कट किया जाता है और चिपका दिया जाता है। जैसे मान लो मेरे पास ना 2 आम के पेड़ है, एक आम के पेड़ पे बहुत खट्टे आम आते हैं लेकिन उसके आम कभी सड़ते नहीं है, दूसरे आम के पेड़ पे बहुत मीठे आम आते हैं लेकिन आम बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को एक ऐसा आम का पेड़ मिले, वो ऐसे आम दे जो मीठे भी हों और जल्दी सड़े भी ना। तो ऐसा करने के लिए फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ग्राफ्टिंग का मेथड अपना सकता हूँ। उसमें क्या करूंगा कि एक आम की टहनी लूंगा, उसका यूं इस तरीके से पार्ट, इस तरीके से, देखो इस तरीके से पार्ट बनाते हैं, जैसे नहीं तुम्हारे बैट के 2 पार्ट होते हैं, तुमने देखा होगा, है ना। बैट का एक पार्ट तो ऐसा होता है, ऐसा वाला, और एक उसका हैंडल होता है ऐसा वाला। तो ऐसे ही हम 2 अलग अलग आम की टहनियों का ऐसा स्ट्रक्चर, स्टेम्स का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सियोन, जिसे तुम यूं करके हैंडल टाइप में बनाते हो, और दूसरे वाले इस पार्ट को बोलते हैं स्टॉक। तो हम क्या करते हैं, सियोन को जैसे तुम बैट की वो हैंडल घुसाते हो ना, वैसे ही उस फॉर्म में ऐसे करके ठूस देते हैं, सियोन को स्टॉक में ठूस देते हैं। और इसके फिर चारों तरफ ना, ये जो तुमने सियोन को स्टॉक में ठूसा है, उसके चारों तरफ फिर क्या करते हैं, जैसे बढ़िया करके देखो, यहाँ पे हमने जोड़ दिया, ठूस दिया है। अब तुम दूर से भी देखोगे तो तुम्हें एक ही टहनी नजर आएगी, जैसे बैट तुम्हें दिखता है ना, एक ही पार्ट में बैट दिखता है, लेकिन एक्चुअल में 2 पार्ट में होता है। ऐसे ही तुम इस प्लांट को देखोगे तो तुम्हें एक ही पार्ट में नजर आएगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं ग्राफ्ट यूनियन। हमने क्या किया, ग्राफ्टिंग करके यहाँ पे यूनियन मतलब इकट्ठा कर दिया, ठीक है, ग्राफ्ट यूनियन दिख रहा है हमें। फिर उसके बाद इसके चारों तरफ ना पन्नी वगैरह लगा देते हैं, पन्नी लगा देते हैं बैग्स लगाकर, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं, इस प्लांट के ऊपर बैग्स लगाते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे जहाँ पे ग्राफ्टिंग की है, जहाँ पे ग्राफ्ट यूनियन है ना, जहाँ पे जोड़ा है, उतने पूरे रीजन में बैग्स लगाते हैं, उसके ऊपर पन्नी या कपड़ा बांध देते हैं। पन्नी कपड़ा इसलिए बांधते हैं ताकि न्यूट्रिशन जो है ना बाहर ना निकल के गिर जाए, ठीक है, बाहर निकल के ना गिर जाए। तो देखो अब इसमें भी समझना कि जो इसमें ना पार्ट प्रोवाइड्स द रूट इज कॉल्ड स्टॉक। जो पार्ट रूट वाला नीचे का रीजन जिसकी रूट ली जाती है वो स्टॉक कहलाता है, और ऊपर वाला पोर्शन जिसे ऐड किया गया उसे हम सियोन बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सियोन कौन सा होता है, स्टॉक कौन सा होता है। तो जिसकी हम रूट लेते हैं वो हमारा होता है स्टॉक, और जिसकी हम अपर पार्ट लेते हैं वो हमारा होता है सियोन, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सियोन। जस्ट अ मिनट, ये मिट गया, ठीक है। तो ये ग्राफ्टिंग आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, मैंगो क्यों करते हैं मैंने बता दिया आपको, डिजायर्ड कैरेक्टर वाला आम का पेड़ पैदा करने के लिए। गुआवास में भी सेम। आपने अमरूद देखे, अमरूद ना बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, तो पके हुए अमरूद लेके आओ, एक दिन मत खाओ, अगले दिन देखना ये कीड़े उसके अंदर निकलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसकी ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, जल्दी सड़े ना। हिबिस्कस में देखने को मिलता है रोज। तुमने कभी रोज का प्लांट देखा, मल्टीपल कलर्स वाला रोज, एक ही पेड़ पे 6-7 कलर के रोजेस आ रहे हैं, है ना। बाउगेनविलिया में भी देखने को मिल जाता है, ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो रोज में इसलिए करते हैं ताकि हमें एक ही रोज के प्लांट पे मल्टीपल कलर्स के रोज दिखे, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगले टाइप का जो हमारा आर्टिफिशियल प्रोपागेशन का मेथड है बच्चों, वो है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि प्लांट की हम एक पार्ट को पुल करते हैं और उसे ग्राउंड में डाल देते हैं, और फिर उसके ऊपर मॉइस्ट गीली मिट्टी डालकर
उसे दबा देते हैं, ठीक है, और थोड़ा पानी वानी डालने लगते हैं। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जो आपने वो टहनी देख रहे हो ना, ये मेन ब्रांच, प्लांट की मेन ब्रांच ली हमने, जिसको झुकाया यूं करके, प्लांट की पहली टहनी ऐसी गई थी, हमने इसको झुका के यूं करके जमीन में दबा दिया। अभी प्लांट से अटैच डीअटैच नहीं किया, अभी भी ये टहनी जो है जमीन में दफन है, लेकिन मेन प्लांट से अटैच है। अब इसमें से क्या होता है, न्यू प्लांट इकट्ठा बनना शुरू हो जाता है, एक दो कई प्लांट आने लगते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि इसमें से खूब अच्छा खासा प्लांट बाहर आ चुका है, वो अपने आप जिंदा रह सकता है, तो हम क्या करते हैं, फिर ये वाला कनेक्शन जो है, ये वाली टहनी को काट के दोनों को अलग कर देते हैं। और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी कट कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से भी नया प्लांट जो है वो ग्रो करने लगता है। लेयरिंग जो है वो आपको जैस्मीन में देखने को मिल जाएगी। जैस्मीन आप लोग जानते होंगे, और जास्मिन सैंडल्स नहीं, उसका गाना मत गाने लग जाना, जास्मिन सैंडल सिंगर है। जास्मिन का फ्लावर, ठीक है, चमेली जिसे आप कहते हैं, सहेली नहीं चमेली। और लेमन, ऐसा आप नींबू के साथ भी करते हैं, गुआवा, गुआवा के साथ भी करते हैं, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी के साथ भी करते हैं, जिसमें बेरी लग जाता है। जनरली उन प्लांट्स के साथ भी हम ये चीज करते हैं। देख रहे हो क्या, यहाँ पे शहतूत का पेड़ दिखाया है मैंने, ठीक है, शहतूत के पेड़ में भी सेम चीज की जाती है। देखो कितने रंग बिरंगे शहतूत लगे हैं, ठीक है, यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग। अब नेक्स्ट चीज जो आती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है ना, कि हम प्लांट के किसी फ्रेगमेंट, किसी पर्टिकुलर पार्ट को पहले तो प्लांट से अलग करते हैं, उसके टिश्यूज को लेबोरेटरी में जाके निकालते हैं, प्लांट के उस पार्ट से फिर टिश्यूज निकालते हैं और उस टिश्यू को लेबोरेटरी में ही ग्रो करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल कल्चर में, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम में। साइंटिफिक मीडियम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अगार कहते हैं। अगार के अंदर मतलब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक कटोरी के अंदर, चाइना डिश वगैरह के अंदर कुछ आर्टिफिशियल कल्चर तैयार करते हैं, मतलब लाइक कुछ ऐसा मीडियम, जैसे एक नॉर्मल प्लांट को ग्रो करने के लिए मिट्टी पानी हवा चाहिए ना, ऐसे साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी में अपना अलग ही मीडियम बनाते हैं कि हवा पानी नहीं होता वहां पे, मतलब कुछ केमिकल वगैरह डाल के एक मीडियम तैयार करते हैं, उसमें फिर ये टिश्यूज जो सेपरेट किए थे वो डाल देते हैं, और उसमें से थोड़े दिनों के बाद देखते हैं कि नया प्लांट आने लग जाता है, ठीक है, थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, उनमें से नया प्लांट जो है आने लग जाता है, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स जब बनने तैयार होते हैं टिश्यू कल्चर में डालने के बाद, उस टिश्यू को डालने के बाद दोबारा से ग्रुप ऑफ सेल्स तैयार होता है, तो सेल्स के उस ग्रुप को हम बोलते हैं कैलस, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और जिस मीडियम में डालकर हम ये नया प्लांट उगा रहे हैं, उस मीडियम को ब्रॉथ या फिर अगार कहते हैं, ब्रॉथ एंड अगार। टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस क्या है, तो टिश्यू कल्चर से जो भी प्लांट ग्रो करोगे डिजीज फ्री होगा, और टिश्यू कल्चर से उगाए हुए प्लांट बहुत जल्दी जो है शॉर्ट टाइम में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, और बहुत कम टिश्यू की जरूरत पड़ती है। इस टेक्निक से हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जैसे डहेलिया, ऑर्किड्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोले तो ऐसे प्लांट जो फूल वगैरह देते हैं, खूबसूरत फूल देते हैं। ऑर्किड्स आपने देखे होंगे बहुत महंगे होते हैं, और ऑर्किड्स सफेद कलर के होते हैं, थोड़े से ब्लू कलर के होते हैं, उन पे जरा सा भी अगर बीमारी लग जाए, कोई कीड़ा वीड़ा लग जाए, बहुत गंदे खिलौने दिखने लग जाएंगे, ठीक है, इसीलिए उन्हें टिश्यू कल्चर करके जो है क्या बोलते हैं, ग्रो किया जाता है। देखो करते क्या, जैसे मेरा एक प्लांट था, ये गाजर का एग्जांपल दिया, करते नहीं है गाजर के साथ, मान लो ये मेरा प्लांट है, उसमें से उसका कोई पार्ट काट लिया, उसको फिर और छोटे 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 पार्ट्स में कट कर लिया, ठीक है, और उसको फिर इन्होंने अगार में डाल दिया। अगार इसमें डाल दिया, अगार साइंटिफिक मीडियम जो इन्होंने लेबोरेटरी में तैयार किया था उसमें डाल दिया ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को, ठीक है, फ्रेगमेंट्स को अपन एक्सप्लांट बोलते हैं, एक्सप्लांट, उसमें डाल दिया। अब इनसे क्या होता है ना, फिर एक नए सेल्स का ग्रुप तैयार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलस। फिर वो कैलस खुद को एम्ब्रियोइड में चेंज करता है, फिर एम्ब्रियोइड खुद को एम्ब्रियो में चेंज करता है, उसमें फिर छोटा सा प्लांट का बच्चा निकलने लगता है, फिर उसको वहीं बड़ा करते हैं। वो जब देखते हैं हम कि थोड़ा सा इतना बड़ा हो गया कि खुद जिंदा रह सकता है, फिर उसको निकालते हैं और जमीन में गाड़ के उससे नया प्लांट। तो अब इसमें कोई बीमारी नहीं लगती, ऐसा करने से बीमारी नहीं लगती, क्योंकि साइंटिस्ट सब तो अपनी निगरानी में कर रहे हैं, है ना, उनको खाना पीना, मतलब उनको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी मीडियम चाहिए, वो साइंटिस्ट खुद डिसाइड कर रहे हैं, तो बीमार
भी नहीं लगती, ठीक है। ये तो टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस थे। अब हम बात करते हैं हमारे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एडवांटेजेस की। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हम जो भी प्लांट उगाते हैं, देखो उनमें क्या मतलब क्या फायदा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने का। तो इस प्रोसेस से हम वो प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं जिसमें सीड्स नहीं होते, जैसे बनाना, केले में बीज नहीं होता, ऑरेंज में बीज होता है बट ऑरेंज को भी हम इससे ग्रो कर लेते हैं, रोज, ठीक है, जैस्मीन, इन सबको हम, ठीक है, इन सबको हम क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ऑरेंज का अलग रेफरेंस में दिया है, वो सीड के रेफरेंस में ना देकर अलग रेफरेंस में, मतलब कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन किन किन का किया जाता है, ठीक है। तो मेन सीडलेस वेराइटीज को हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये एक बहुत रैपिड, चीप और इजी मेथड होता है प्लांट प्रोपगेशन का। देखो तुम ना अगर मान लो सपोज करो कि रोज अगर अपने बीज से, सीड से भी ग्रो होता, तो तुम रोज का सीड डालते जमीन में, उसमें छोटा सा बच्चा वाला निकलता, फिर तुम देखते कहीं से चिड़िया ना खा जाए, इस पर कोई गाय भैंस पैर ना रख जाए, है ना, बड़ा ख्याल रखना पड़ता। और उस इवन उस बीज से छोटा बेबी प्लांट निकलने में ही महीनों लग जाते, कम से कम 2-4 हफ्ते तो लग ही जाते, 1 महीना तो लग ही जाता। आप बड़ी देखभाल करते, पानी देते बार बार, है ना, बहुत टाइम खर्च करते। लेकिन तुम खुद सोचो, तुमने रोज की एक टहनी काटी और उसको जमीन में ठूस दिया, कोई गाय भैंस नहीं आएगा, कहेगा इसको क्या खाएंगे, चिड़िया भी कहेंगे लकड़ी है क्या खाएंगे, है ना, मेंटेनेंस कम। और वो लकड़ी पहले से ही आधी उगी हुई है, समझ रहे हो, लकड़ी पहले से ही आधी उगी हुई है, आधी और उग जाएगी, उसमें से पत्ते आने लग जाएंगे, फूल आने लग जाएंगे, है ना, टाइम बच गया, इजी है, चीप है, सस्ता मेथड है, ठीक है। It helps in the preservation of useful parent characteristics in the next generation. और वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जो पेरेंट के अंदर कैरेक्टर्स थे वो नेक्स्ट जनरेशन में उसके बच्चे में भी होंगे, ठीक है। तो इस टेक्निक से उगाए जाने वाले प्लांट जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने प्लांट्स के, और सारे कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब आई थिंक ये दोनों पॉइंट सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, वो दोनों पॉइंट सेम ही है। आप ना, मैं इसको ये नंबरिंग हटा देता हूँ, दोनों एक ही पॉइंट है, आपको जिस लैंग्वेज में इजी लगे वो वाला लैंग्वेज वहां लिखाना जाके, ठीक है। तो यही था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।